नमस्कार दोस्तों दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश, जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का ध्यान कितने वैल्यू के गुड्स एक्सपोर्ट हुए, किस तरह के गुड्स थे, क्या मोबाइल फ़ोन था, क्या रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो है कंटेनर। जिस माध्यम से वो किया जाता उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेनर बनाए जाते हैं इसमें चाइना की पूरी मोनोपोली है। 90 टू 95%। ये जो कंटेनर छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हो, इसमें चाइना की पूरी पकड़ है। और कोविड में हमें पता चल गया कि क्या हाल होता है, तो इसी को देखते हुए भारत ने एक बड़ा कदम लिया है। यहां पर चाइना की जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करने की कोशिश की। आप देख सकते हो खबर, इंडिया रोल्स आउट फर्स्ट लोकली मेड एक्सपोर्ट कंटेनर। इसको डिटेल से समझेंगे कि ये कंटेनर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, भारत कैसे इसको कर पाया, क्या प्रॉब्लम है अभी भी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी साल का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, यहां पर एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, बैच को लेकर प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, कई दशकों से अगर आप देखोगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो ग्लोबल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता था वो लोगों की नजरों में इनविजिबल था, क्योंकि जनरली उसके ऊपर ध्यान जाता नहीं है। हम बात कर रहे हैं कंटेनर की। जो शिपिंग कंटेनर होते हैं, हर दिन मिलियंस ऑफ कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन अगेन यहां पर आपको रियलाइज होना चाहिए कि चाइना 95 टू 96% कंटेनर मैन्युफैक्चर करता है। वर्ल्ड का जो शिपिंग कंटेनर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड भारत, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेडिंग नेशन, हम यहां पर कंटेनर नहीं बनाते थे। लेकिन कोविड पैंडेमिक में जो चीजें समझ में आई उसको लेकर एक बड़ा लेसन मिला। अच्छा, ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समझिए, ये सिर्फ स्टील बॉक्स जो कंटेनर होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं है। इट इज मोर अबाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इट इज मोर अबाउट सप्लाई चेन रेजिलियंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मुद्दा आ जाता है। तो जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना, वो इंटरनेशनल कॉमर्स के बैकबोन कहे जाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो दुनिया में जो भी ट्रेड होता है ना वो एकदम रुक जाएगा। आप ट्रेड करोगे कैसे, कैसे सामान को भेज पाओगे? अच्छा, शिपिंग कंटेनर एग्जैक्टली है क्या जो हम बार बार बात कर रहे हैं? ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज स्टील बॉक्स होता है जो कि डिजाइन किया जाता है ताकि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह सेफली ले जाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये स्टैंडर्डाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप शिप के ऊपर इतने सारे कंटेनर्स भेज रहे हो। अब मान लीजिए ये जो कंटेनर है अगर वो ट्रक के ऊपर नहीं आ पाया, अगर वो आपका ट्रैक जो रेलवे होता है, ट्रेन, उसके ऊपर नहीं आ पाया, तो उसका क्या फायदा होगा? तब तो कोई फायदा नहीं है ना। तो स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये बॉक्स काफी बड़ा है और ट्रक के ऊपर जो बॉक्स आएगा वो बहुत छोटा आएगा, तो वो आप कैसे ले जा पाओगे? तो वो सारा सामान आपको पोर्ट से एक एक सामान आपको शिफ्ट करना पड़ेगा छोटे वाले बॉक्स में, फिर वो आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। एंड इट इज ऑलमोस्ट, मतलब कोई कर ही नहीं पाएगा इस चीज को, बहुत मुश्किल है। सो दैट इज वाई ये जो कंटेनर्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते हैं। और सेम कंटेनर को आप शिप पर, रेलवेज पर और ट्रक पर आराम से ले जा सकते हो। आराम से, जैसे पोर्ट पर कोई ट्रेन है, ट्रेन वहां से कनेक्टेड है, या फिर जो ट्रक है वहां पर गया, तो आसानी से क्रेन के माध्यम से एक एक कंटेनर को उठाया जाता है और ट्रक के ऊपर और रेलवे के ऊपर ये लगा दिया जाता है। तो ये चीज है। अच्छा, जो शिपिंग कंटेनर है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि जो भी सामान आप यूज कर रहे हो ना आज के डेट में, अपने आसपास देखिए, वो कहीं ना कहीं कंटेनर में हुआ होगा कभी ना कभी। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार्स, कुछ भी आप ले लीजिए, 90% ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम, ये सी के थ्रू होता है। और स्टैंडर्डाइज कंटेनर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पहले ट्रेड कैसे होता होगा जब कंटेनर्स नहीं होते होंगे? तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना, कि पहले एक एक गुड्स को इंडिविजुअली लोड किया जाता था, एक एक गुड्स को वहां से निकाला जाता था शिप से, और फिर उसको लोड किया जाता था। बैग्स, बॉक्सेस, बैरल्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। हर एक बॉक्स अलग अलग साइज का, अलग अलग स्टैंडर्ड का होता था। तो इसकी वजह से लेबर कॉस्ट बहुत आती थी, चोरी काफ़ी होती थी, कार्गो डैमेज हो जाता था, पोर्ट पर काफ़ी डिले होता था। तो लोडिंग
शिप कुड टेक सेवरल डेज, कई दिनों और कई महीनों लग जाते थे एक एक चीज को निकालना और ट्रांसपोर्ट कर पाने में। अच्छा, कंटेनराइजेशन ने इसने पूरा बदल दिया। जो स्टैंडर्डाइज शिपिंग कंटेनर है उसने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि इससे एफिशिएंसी आ गई, ज़्यादा जल्दी लोड होने लग गया, अनलोड होने लग गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, चोरी और डैमेज कम हो गए, जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है वो स्टैंडर्डाइज हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन में ग्रोथ में देखने को मिला। तो कई इकोनॉमिस्ट तो ऐसा मानते हैं कि मॉडर्न ट्रेड में जो कंटेनराइजेशन है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन है अभी तक का, अगर आप देखोगे। अच्छा, चाइना इसमें ग्लोबल लीडर कैसे बना? देखो अगेन, चाइना अपनी पॉलिसीज ऐसे निकालता है, इतने बड़े स्केल पर काम करता है कि अपने आप वो ग्लोबल लीडर बनता जाता है। जैसे मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्केल, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करोगे तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई आएगा, लेकिन आप बहुत सारा कंटेनर बहुत बड़े स्केल पर उसको प्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। फिर गवर्नमेंट भी वहां पर काफी सपोर्ट करती है, सब्सिडी, क्रेडिट देना, टैक्स इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल लैंड, बहुत कुछ मिलता है। और स्टील इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंटेनर में जो आपका स्टील इस्तेमाल होता है उसको कॉटन स्टील कहते हैं, और चाइना में अबंडेंट प्रोडक्शन है कॉटन स्टील का, दैट इज वाई वो इसको कर पाता है। फिर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है, क्योंकि कंटेनर इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे स्टील मिल्स, कंपोनेंट सप्लायर, पेंट मैन्युफैक्चरर, ये सब कुछ पूरा का पूरा इकोसिस्टम चाइना में अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट कम पड़ता है और एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। और साथ ही साथ चाइना में ऑटोमेटिकली डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जो भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो चाइना अपने आप में बड़ा एक्सपोर्टर है, तो कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर चाइना की मोनोपोली कितनी बड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया, 95 to 96% दुनिया में जो कंटेनर प्रोड्यूस होता है वो चाइना करता है। और चाइना में जो कंपनीज आप देख सकते हो, चाइना इंटरनेशनल मैरीन कंटेनर्स, डोंगफैंग इंटरनेशनल कंटेनर्स, CXIC ग्रुप, तो इसकी वजह से पूरा कंसंट्रेशन हो रखा है चाइना के अंदर, ये बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि भारत क्यों नहीं कर पाया? देखो अगेन, भारत में बाकी जो चीज़ें नहीं हो पाई उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। एक तो जो कॉस्ट है चाइनीज कंटेनर्स का इतना ज़्यादा कम है कि भारत में अगर कोई कंपनी सोचती भी थी तो वो कर ही नहीं पाती थी। मतलब भारत में अगर कंटेनर बन रहा है तो 1.5 गुना 2 गुना कॉस्ट आएगा, तो कोई भी कंपनी क्यों उसको लेगी? फिर टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, जैसे प्रिसीजन वेल्डिंग चाहिए, वेदर रेसिस्टेंट कोटिंग चाहिए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें अगेन भारत में अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जितना चाइना में है वो भारत में नहीं है। इसके अलावा पॉलिसी प्रायोरिटीज, कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन ध्यान कब से देने लग गई? कोविड-19 का जो शॉक आया, क्योंकि चाइना बंद हो गया, वहां से कंटेनर की सप्लाई रुक गई, और जब कंटेनर की सप्लाई रुकी तो समझ में आया यार गुड्स को भेजे कैसे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को किया जाए। ग्लोबल डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन कंटेनर ही अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से दाम बहुत बढ़ गए। मतलब गुड्स के दाम नहीं बढ़े, गुड्स के दाम तो उतने ही थे, और इनफैक्ट कोविड के समय तो आपने देखा होगा गुड्स के दाम कम भी हो गए थे, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल गुड्स के दाम, लेकिन अगर उसको किसी और जगह से मंगाना है, कंटेनर से मंगाना है, तो क्योंकि कंटेनर अवेलेबल नहीं है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, सो दैट इज वाई वो हमें सामान महंगा पड़ता था। और इसीलिए आप देखोगे तो भारत की तरफ से भी रिस्पांस आया। हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने भी यहाँ पर जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ है कंटेनर प्रोडक्शन की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसको सपोर्ट किया, चाहे वो PLI स्कीम के थ्रू हो, कोई सब्सिडी देना हो गया। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि यहाँ पर जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो कम किया जाए, सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत किया जाए, एक्सपोर्ट सबको सपोर्ट किया जाए, जॉब्स भी बढ़ेंगी इससे। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं भारत का मेक इन इंडिया, PM गति शक्ति, उसके साथ ये अलाइन हो रहा था। और यहां पर एक कंपनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत में भी, वो है मस्क। ये मस्क बेसिकली एक दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनीज है। उन्होंने क्या किया, भारत में जो कंटेनर मैन्युफैक्चरर है उनके साथ पार्टनरशिप की, कही कि चलो आप बनाओ, हम आपको ऑर्डर देते हैं, क्योंकि आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा तो आप बना के करोगे क्या। तो यहाँ पर इससे एक फर्क ये भी हो जाता है कि अगर मस्क जैसी कंपनी अगर ऑर्डर दे रही है तो उससे हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वैलिडेट हो जाती है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म डिमांड बढ़ेगा, और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसका मतलब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हैं। तो इसी की वजह से कॉन्फिडेंस आया कि भारत के पास एबिलिटी है कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी मस्क ने 1000 इंडिया मेड शिपिंग कंटेनर्स का और ऑर्डर दिया है। अगर आप देखोगे ना, इस तरह की जो शिप वगैरह जाते हैं उसमें मस्क ये लिखा रहता है, और कंटेनर्स वगैरह पर भी लिखे रहते हैं। तो बहुत बड़ी ये कंपनी है, शिपिंग कंपनी है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। भले ही यहाँ पर हमने शुरुआत किया है, लेकिन जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, अभी हम उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशलाइज स्टील जो चाहिए वो भी भारत में उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। फिर जो इकोसिस्टम चाहिए, फ्लोरिंग, लॉकिंग सिस्टम, पेंट्स, रबर सील्स,
वो भी अगेन जो चाइना के पास एडवांटेज है वो भारत के पास नहीं है, एक्सपीरियंस में भी गैप है और उतने स्केल पर भी हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, ये जियोपॉलिटिकली क्यों इतना मैटर करता है? क्योंकि रिसेंट जो डिसरप्शन आया है पैंडेमिक वगैरह की वजह से, एक चीज तो दुनिया को समझ में आ गई है कि आप सिर्फ एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो भारत ने एक ऑल्टरनेटिव की तरफ अपने आप को प्रेजेंट किया है कि बाकी के जो देश हैं वो सिर्फ चाइना से क्यों ऑर्डर ले रहे हैं, अब तो भारत को भी ऑर्डर दीजिए, भारत में भी कंटेनर बनने लग गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या भारत चाइना को रिप्लेस करने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि चाइना अभी बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें, कई दशकों का इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है, सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भारत को वो अचीव करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या हो पाता है, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा भारतीय पोर्ट है जो ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट के सबसे करीब है? मतलब जो ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट है वो भारत से भी होकर गुजरता है। तो भारत का कौन सा इनमें से पोर्ट है जो इसके सबसे क्लोजेस्ट आपको देखने को मिलेगा? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप यूं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस पे अभी आप इसको अवेल कर सकते हैं। 2027 हो, 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन, आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मेंटरशिप, 1-to-1 आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। अगर आपको जो भी फीचर्स के साथ जो बैच चाहिए वो आप अवेल करिए। और ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां पर डायरेक्टली ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।